आज के हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं वो श्री देव प्रकाश मीना सर, जो कि 2008 बैच के IRS ऑफिसर है और राइट नाउ पोस्टेड एज जॉइंट कमिश्नर GST एंड कस्टम्स। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मोस्ट वेलकम ऑन सिविल सर्विस प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। नमस्कार गुड भाई, इवनिंग सर। धन्यवाद। गुड इवनिंग। कैसे हो सर आप? आई एम फाइन, बढ़िया हूँ। आप बताइए। सर मैं भी बिल्कुल सही हूँ। हाँ, तो ठीक है। सर कोविड का कैसा चल रहा है गुजरात में, क्या सिचुएशन है? एक्चुअली मैं कांडला गुजरात में हूँ। इधर एकदम समुद्र किनारे है और छोटा प्लेस है, तो यहाँ पे उतना नहीं है, तो कंट्रोल्ड है। ओके सर। बाकी आप शुरू कीजिए, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। जी जी सर जी। हम्म। तो सर आज के इस पेंडेमिक के दौरान यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जहन में जो यूपीएससी को लेके क्या चल रहा है, उन सभी तमाम जवाबों को, उनके सभी तमाम क्वेश्चंस का जवाब से पहले मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को प्लीज आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी यूपीएससी की जर्नी कहाँ से रही है सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से, आपका ग्रेजुएशन, उसके बाद में आपके यूपीएससी के आपको प्रिपरेशन करने का जो जहन में कहाँ से आया सर। उसके बाद में आपका जो 2008 में IRS में जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, जब जाके आपका एक कारवा थमा सर, उससे पहले आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए सर, प्लीज बताइए। हाँ, वो अगर एस्पिरेंट्स को जानने में इंटरेस्ट है, थोड़ा उनको मोटिवेशन मिलता है, तो मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, दौसा जिला है राजस्थान का। उसमें महुआ तहसील में मेरा गांव है, बीरसना। और गांव में क्या, पूरी पंचायत में क्या, पूरी तहसील में ही हमसे पहले एक कोई 95 के आसपास बैच में एक IPS सेलेक्ट थे, और उससे पहले कुछ सुना नहीं था। लेकिन जयपुर गए राजस्थान कॉलेज में, फिर उसके आगे एक गांधीनगर एरिया है जहाँ पे IAS ऑफिसर्स के बंगले हैं। तो फिर मैगजीन में पढ़ते थे, अखबारों में उनका नाम वगैरह आता है, और फिर ये प्रतियोगिता दर्पण वगैरह मैगजीन में IAS सेलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू पढ़ते हैं। तो ऐसे क्यूरियोसिटी आई और जानने लगे। और फिर थोड़ा ऐसे ही हालात बने कि खुद को इस तरफ झोंक दिया। कुछ घर के हालात खराब हो गए थे, तो मतलब ऐसा एक मोटिवेशन मिला कि UPSC क्वालिफाई करके और सबका मतलब कल्याण हो सकता है। तो इस तरीके से ये प्लान बना और ठान लिया एक बार। तो सर एकेडमी बैकग्राउंड यूपीएससी। नॉर्मल है मेरा, मतलब कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन एक बार सोचा कि करना है तो फिर करना है, तो फिर ये हो गया। ओके सर। तो सर आपने जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से करी सर? जयपुर से करी या आपको दिल्ली जाना पड़ा था सर? मैं जयपुर में ग्रेजुएशन तक जयपुर में रहा, और उसके बाद मेरा पहला सिलेक्शन स्टेट सर्विस जो होती है RS, उसमें हुआ था। मेरा वैसे रैंक नीचे था सबऑर्डिनेट सर्विस में, लेकिन वो पहला प्रयास था। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उससे। फिर पेरेंट्स, पिताजी को बताया, तो मतलब कैसे तैसे करके उन्होंने फाइनेंस का जुगाड़ करके उधार उधार पैसे लेके फिर मैं दिल्ली गया कोचिंग करने। और वहां जाके फिर और ज्यादा एक्सपोजर मिला UPSC का। अभी की तरह नहीं थी कि आप लोग लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं किसी का, मिल रहे हैं लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे। पहले ये बातें मतलब काफी पहले की हैं। तो मेरा पहला सिलेक्शन 2004 में हुआ था UPSC में। तब मुझे एक इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस अलॉट हुई थी। IRS 2008 में अलॉट हुई थी। और 2011 में भी मैं देता रहा एग्जाम लगातार। तब 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो रैंक इंप्रूव नहीं हुई। फिर मैंने देना छोड़ दिया। मैं अभी प्रेजेंटली IRS हूँ, जॉइंट कमिश्नर, आपने बताया। यस सर। तो गाइज आप सबने सर से सुना कि उनकी जर्नी कैसी रही, किस प्रकार से उन्होंने यूपी जो IAS IPS के जो क्वार्टर्स होते हैं उनको देख के वहां से उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे। थैंक यू सर इसके लिए। सर इस टाइम आप सब जानते हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि वर्ल्ड पेंडेमिक से हम सब गुजर रहे हैं। तो इस दौरान यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले काफी सारे जो एस्पिरेंट्स है वो थोड़े तनाव में है और अपने आप को थोड़ा बंदिश महसूस कर रहे हैं। तो सर उनके कुछ कमेंट्स के माध्यम से उनके कुछ सवाल आए हैं सर कि उनके जहन में क्या चल रहा है यूपीएससी को लेकर सर। तो कुछ सवाल है सर जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। जी। सर फर्स्ट क्वेश्चन है जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रताप सिंह ने कि सर आई हैव डन माय 10+2 विथ एवरेज मार्क्स 55%। तो सर एक लो स्टडीज स्टूडेंट IAS की प्रिपरेशन कैसे करे सर? मेरा तो एक इन भ्रम है कहीं ना कहीं हाँ हाँ कि हाँ, भाई बिल्कुल जो एवरेज सर। समझ रहा हूँ। ये प्रताप सिंह, क्या नाम बताया इनका? प्रताप सिंह फ्रॉम जबलपुर मध्य हाँ, प्रदेश। प्रताप सिंह जी। आपसे भी ज्यादा कम मेरा परसेंटेज था। मेरा 12th में 10th में मेरा 50% के आसपास था, 12th में 55।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इसी डायलेमा में था, लेकिन जब मैंने कुछ इंटरव्यूज पढ़े जो जिनके एवरेज सेकंड डिवीजन या मतलब 50% के आसपास थे, वो यूपीएससी में मतलब अच्छे रैंक आई उनकी, आईएएस में सेलेक्ट हो गए, तो उनसे मेरा मनोबल बढ़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने उस साल क्या पढ़ा था, उसका आउटपुट आपका ये 50% है। लेकिन आपको अभी यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपके पास में 4 2 साल 3 साल जो प्रिपरेशन के हैं, अभी आप ग्रेजुएशन करोगे, इनमें आप क्या पढ़ते हो उसका आउटपुट आपको यूपीएससी सिलेक्शन ग्रुप में मिलेगा। तो पिछला भूल जाइए बिल्कुल भी। यूपीएससी इंटरव्यू में आपसे कोई परसेंटेज के बारे में सवाल नहीं पूछेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कीजिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, और इसको भूल जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो फर्क पड़ेगा इससे। ओके सर। सर आपने, ये भी मेरा एक भ्रम था कि हाई जो एजुकेशन बैकग्राउंड से रहता है तो उन्हीं के लिए जो यूपीएससी के दरवाजे वो खोले हुए हैं। तो सर ऐसा भी कुछ नहीं है जो आपने बताया। सर सेकंड क्वेश्चन है गुरप्रीत फ्रॉम जालंधर। सर आई एम 10th क्लास स्टूडेंट, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो हमें अभी की एज में क्या पढ़ना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में जाके हम यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहे? तो सर 10+2 से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं सर। मुझे भी सही कई लोग सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो बहुत अच्छी बात है कि ये इतनी जल्दी कम एज में ये लोग जानने लग गए यूपीएससी के बारे में, ये मुझे देख के खुशी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी से लोग इतना बर्डन क्यों ले रहे हैं, ये लोग अपनी मतलब लाइफ को जिए, स्टूडेंट लाइफ को। अभी 10th है, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन। तो क्या है, ये पूरा जो टाइम है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होगा, आपको स्टडी के साथ साथ लाइफ को भी एंजॉय करोगे। तो यूपीएससी सिर्फ पढ़ाकू लोग पास नहीं करते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी का जो मालिक होता है, वो उसकी जो चॉइसेस होती हैं यूपीएससी में इंटरव्यू में आपसे हॉबी भरवाएंगे, तो आप कुछ हॉबी भी डेवलप कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ऐसा आप अभी बर्डन मत लीजिए, ठीक है आप जानते हैं, लेकिन उस अगर आपको खुद को अपडेट रखेंगे चीजों से, देश दुनिया की, तो वो काफी है। आप अभी से यूपीएससी का नहीं सोच के भी खुद को अपडेट रखेंगे, देश में क्या हो रहा है। अभी फिलिस्तीन इजराइल प्रॉब्लम मान लीजिए अभी चल रही है, तो आपको इतना इगरनेस होना चाहिए कि आप गूगल करो, जाओ उसका हिस्ट्री देखो, कैसे इंडिया का क्या रोल रहा उसमें। तो ऐसे ही आपको नॉलेज अपडेट होता रहेगा। एक दिन में या एक साल में यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होती है, वो कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो आप ये काम कर सकते हैं, अखबार पढ़िए, उसमें आर्टिकल्स पढ़िए, टीवी में भी आप अच्छी डिबेट्स देखिए, जो मतलब ये जो पॉलिटिक्स है इससे अलावा कुछ नॉलेजेबल हो। कुछ चैनल हैं अच्छे, यूट्यूब पे अच्छे चैनल हैं, उनको देखिए, मोटिवेशन चैनल भी हैं, यूपीएससी रिलेटेड भी हैं। बाकी आप अपनी लाइफ भी एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी टाइम दीजिए, फैमिली। और जो टाइम अभी जो 10th और 12th की हम लोग एनसीईआरटी जब बाद में पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा नहीं इनको अभी पढ़ लें, जो टाइम है आपका ये। तो ये जितना आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, वो आपको ये समझिए यूपीएससी की तैयारी हो रही है आपकी वो। ओके सर। तो गुरप्रीत जी को आई होप कि ये इस सवाल का जवाब मिल पाया होगा कि सर ने भी बताया कि पॉजिटिव चीज के पीछे जो नेगेटिविटी छिपी हुई कि अभी से ही एक बर्डन के रूप में क्यों ले रहे हैं इस चीज को। तो आई होप कि सभी इस चीज को समझ पा रहे होंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम धोसा, आशीष मीना। सर मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का विचार मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन सर मैं मीडियम को लेकर काफी असमंजस में हूँ कि मैं मीडियम चेंज करूँ या नहीं। क्योंकि सर यूपीएससी के रिजल्ट आने पर ज्यादातर एस्पिरेंट्स इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट होते हैं। तो सर ये हमारा भ्रम है कि माध्यम को लेकर या एक रियलिटी है सर? देखो अभी क्या है कि मुझे कई बार बताया गया है कि 85% के आसपास लोग जो मेंस में अपेयर होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो उसी रेशो में सक्सेस यस। रेशो रहेगा। तो अभी क्या, हिंदी माध्यम के लोग गांव में बहुत कम लोग हैं जो अभी मतलब हिंदी माध्यम में अपेयर हो रहे हैं। बाकी ये सेकंड जनरेशन चल रही है, किसी की थर्ड जनरेशन चल रही है, वो सब लोग इंग्लिश मीडियम लेते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैं गांव का हूँ, मैं हिंदी मीडियम में था, अब मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप मीडियम में जो आप कंफर्टेबल हो वो लीजिए, कोई इशू नहीं है। हम हिंदी मीडियम में सेलेक्ट हुए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मीडियम को लेकर के आप अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश लीजिए, हिंदी में है तो हिंदी लीजिए। लेकिन सिर्फ आप ये सोच के मत लीजिए कि इंग्लिश में ही हो सकता है, हिंदी में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वलसाड गुजरात, दिव्या पटेल। सर आई हैव डन माय 10+2 स्टैंडर्ड, लेकिन सर मैं ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज करना चाहती हूँ। क्या सर मेरा नॉन कॉलेज ग्रेजुएशन करना यूपीएससी में बाधक बन सकता है क्या? सर आई वांट टू डू सेल्फ स्टडी एट होम। बिल्कुल बाधक नहीं बनेगा। यूपीएससी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगती है आपसे। कॉलेज से, या फिर आप नॉन कॉलेज हैं, या फिर आप आईआईटी से हैं, या फिर आप किसी और एमबीबीएस आपने किया है, कहीं से बीकॉम किया है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, वो आप घर पे कर सकती हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे।
यूपीएससी तो अपना खुद का एग्जाम लेती है ना, उसको इनसे कोई मतलब नहीं है। आपने बीकॉम किया है या फिर आपने बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, उसका अपना पैटर्न है, एग्जाम है, उसको आप सिलेबस दिया है, उसको आप क्वालिफाई कीजिए, सेलेक्ट होइए। आपके ग्रेजुएशन से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, जो कुछ आपका ऑप्शनल के अलावा उन पर भी पूछे जाएंगे, तो आप तैयार करेंगे ही। एग्जैक्टली सर। तो ये भी बिल्कुल एक इल्यूजन है कि सर मतलब कि हम एक यूपीएससी का तो दायरा एक ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट जो कैंडिडेट कैन बी अलाउड। तो सर ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मनप्रीत फ्रॉम लुधियाना। सर हाउ टू रीड एनसीईआरटी, how useful it will be in civil service preparation, would not would not work without them in civil service। सर एनसीईआरटी पढ़े बिना भी काम चल जाएगा क्या? एनसीईआरटी कितना परसेंट हेल्प करता है यूपीएससी में अगर हम किसी दूसरी डायरेक्ट बुक से पढ़े विदाउट एनसीईआरटी? तो सर इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? एनसीईआरटी क्या, भारत सरकार की जो वो है, एक मतलब नेशनल जो वो है यस सर। करिकुलम, तो इनमें बेसिक चीजें हैं सभी के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। तो एक जो भारत के बारे में जो हम एक समझ बनती है, सामान्य समझ, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी वाली मीडियम की हो या फिर इंग्लिश की हो, तो आपका एक अच्छी भाषा आपके कमांड होता है, और आपको बेसिक नॉलेज मिलती है, जो आपको कई बार क्या होता है कि ऑप्शनल आपको ज्यादा, आपने अगर इकोनॉमी ऑप्शनल पढ़ी है या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल में ज्यादा डीपली पढ़ा है, जीके में उतना नहीं चाहिए, जीके में उतना ही चाहिए जो आपको मतलब सामान्य रूप से, तो एनसीईआरटी में वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। और ये सभी कवर कवर करते हैं सारे एरिया, और आपको एक अच्छा मतलब जो भाषा चाहिए यूपीएससी में लिखने में, वो भी आपको इससे डेवलप होगी। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी, इवन स्टेट के भी लोग जो बोर्ड एग्जाम है उनकी किताबें पढ़ते हैं, राजस्थान बोर्ड की पढ़ते हैं, मैंने पढ़ी है। तो बिल्कुल। ये एनसीईआरटी मतलब बेस्ट है, आपको पढ़नी चाहिए बेसिक्स के लिए, और काफी हेल्प करती है जीके में। ओके सर। तो एनसीईआरटी मस्ट। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम रामागुंडम तेलंगाना। गुंजन ने पूछा कि हाउ ए बिगिनर स्टार्ट टू प्रिपरेशन। सर आई हैव नो आइडिया अबाउट यूपीएससी बट आई वांट टू डू प्रिपरेशन फॉर दैट एग्जाम, फ्रॉम विच पॉइंट आई स्टार्ट? किस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं यूपीएससी? अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मैं तेलंगाना कहाँ से के स्टार्ट करूं? अगर मैं मेरे स्टूडेंट। कई सारे फ्रेंड्स हैं तेलंगाना के, आप उधर से भी बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आप अभी बात हो रही थी एनसीईआरटी की, आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जो ये इंग्लिश मीडियम होगा मेरे ख्याल से इनका, तो आप जो पर्टिकुलर हाँ। स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आप किसी भी रेफरेंस से गूगल करके कहीं से भी मांग सकते हैं, ले सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन वाइज, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इस तरीके से। तो एनसीईआरटी से आप शुरू कर सकते हैं, उससे आपको इजी होगा समझने में, क्योंकि स्कूल के बच्चों के हिसाब से उनको लिखा गया है, तो उनको समझाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा होता है। तो आप एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं, फिर आप टेक्स्ट बुक पे बढ़ सकते हैं, और सिलेबस को आगे रखते हुए आप प्रीलिम्स की करेंगे, फिर आपका खुद का भी समझ बनेगा, और फिर मेंस क्वालिफाई, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, और आगे चीजें बढ़ेंगी। सर अक्सर कभी कभी होता है कि हम ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, उसके बाद में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि भाई यूपीएससी के थ्रू हम कौन कौन से जगह पर जा सकते हैं। उसके बाद में फिर कभी आता है कि हमने हमारा मतलब एजुकेशन का जो टाइम है, जो ग्रेजुएशन का टाइम है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया। तो सर उस समय अगर जहन में आए चीज तो फिर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? एनसीईआरटी पे वापस जाओ या फिर किसी दूसरे राइटर के थ्रू, अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो किसी दूसरे राइटर की बुक से स्टार्ट करो, या नोट्स बनाओ? सर अक्सर ये नोट्स बनाने का भी काफी है कि नोट्स बनाने में कोई टाइम वेस्ट समझता है अपने आप का, तो नोट्स बनाए या फिर? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे आपने एनसीईआरटी से अगर आप ज्यादा आपने पढ़ चुके हैं, उनका लेवल आपका है ऑलरेडी, आपको लग रहा है तो बच्चों जैसी बातें हैं, तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा आप उस पर जाते हैं, टेक्स्ट बुक में जाते हैं, पर्टिकुलर राइटर की, ज्योग्राफी या इकोनॉमी उठाएंगे, कुछ और उठाएंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनमें थोड़ा ज्यादा मेटेरियल रहता है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहती है, एनालिसिस रहता है, बैकग्राउंड भी रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों के लिए उतना मेटेरियल नहीं डालेंगे ना। लेकिन नोट्स एग्जैक्टली। की बात ऐसी है कि आप कितना ग्रेप्स कर पा रहे हैं उसमें से, आप कितना याद कर पा रहे हैं। कुछ लोग अंडरलाइन करके काम को चला लेते हैं, कि एक पेज में चार चीज उनको लगी, अंडरलाइन कर लिया, और उनको, तो मुझे लगता है कि नोट्स है ना, हर किसी के अलग होते हैं। किसको एक नोट का मतलब शॉर्ट फॉर्म में बनाना, ताकि आप उनको जल्दी से रिवाइज कर सको, और आप कुछ चीजें लिखने से ही आपको पूरा वो टॉपिक याद आ जाए। तो उसमें जो फैक्चुअल चीजें हैं, फिर जो कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी कहीं पे चाहिए, तो आप उनको अंडरलाइन करके या फिर नोट्स बना के आप रख सकते हैं। 10 पेज का जो चैप्टर है उसको, नोट्स का मतलब है आप उसको 1 या 2 पेज में कंप्लीट करें।
अगर आप एज इट इज उसको कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? तो कोई यूजलेस है, आपको टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। तो आपको कितना सूट कर रहा है, कितना आप याद कर पा रहे हैं, कितना आपको लिखना पड़ेगा ताकि याद रह जाए, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। फिर कभी सर, कभी टाइम ऐसा आता है कि जब रिवीजन का जब टाइम आता है, तो हम इन चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते, हमने बना बना के इतने रख लिए होते हैं कि बंडल के बंडल, लेकिन सर एक टाइम ऐसा, तो फिर कैसे एक मटेरियल का शॉर्टेज, कैसे नहीं, बहुत कम वैसे से जो कम रखा लिखते जाए हैं वो क्या मटेरियल। है ना, जो हम लिखते हैं वो हमारे कॉन्शियस, मतलब ये सब कॉन्शियस माइंड में रहता है, अवचेतन मन में। तो ऐसा नहीं, वो बेकार नहीं जाता। जो वो वर्क करते हैं, वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, दिमाग में होके जाता है, हाथ भी चलता है उस पे, तो कहीं ना कहीं वो माइंड में रहता है, उससे फायदा होता है, लेकिन लिख कर पढ़ने से फायदा होता है। लेकिन शॉर्ट में इस, हाँ, बड़े बड़े नोट्स, बुक्स, ये इनका यूज तो तभी है ना जहाँ आप उनको टाइमली रिविजन कर सको उनका। एग्जैक्टली सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आसनसोल वेस्ट बंगाल से आसिफ खान ने पूछा, सर करंट अफेयर्स में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स के लिए, सोर्स क्या क्या होने चाहिए सोर्सेस? कभी लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़े तो उसमें हम जब पढ़ने बैठते हैं तो काफी हमारा टाइम निकल जाता है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया सर, तो प्लीज टेल न्यूज़पेपर मी। में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, अब वो उनको मतलब एग्जैक्टली। छांट नहीं पाते कि क्या यूपीएससी के लिए पढ़े क्या छोड़ें। तो सबसे पहले तो इनको आर्टिकल पढ़ने चाहिए, हिंदी या इंग्लिश के आर्टिकल भी, मतलब ये पॉलिटिकल टाइप के नहीं ज्यादा, थोड़े सोशल इश्यूज पे हो, इकोनॉमिक जो चल रहा है कुछ उस पे हो, कुछ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में हो, कुछ मतलब और इस सामाजिक सोशल जस्टिस वगैरह, ऐसे फॉरेन पॉलिसी, इस टाइप के आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए अखबारों में। इसके अलावा जो घटनाएं हैं, आप खुद को समझ आना चाहिए कि कौन सी घटना यूपीएससी के एग्जाम के लिए लायक है, कौन सी नहीं है। इसके लिए आपको प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स देखने होंगे, आप खुद उनमें सोचोगे किन घटनाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बहुत सारी घटनाएं हैं वो नॉर्मल, जो रूटीन की जो घटनाएं हैं उनसे तो कोई मतलब नहीं है। कोई जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चीजें हैं या फिर कुछ मतलब ये ऐसा इंटरनेशनल है। लेवल पर कुछ। हाँ, और देश में भी कोई ऐसी घटना है जिससे मतलब यूपीएससी के सिलेबस में कहीं ना कहीं फिक्स हो रही हो, उसे रिलेटेड आप कर पा रहे हैं उसको। अब कहाँ कितने मर गए, क्या होगा, ये रेप हो गया, ये चोरी हो गई, इनसे तो कोई मतलब नहीं है ना। एग्जैक्टली। हाँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड, रोहित ने पूछा, सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और सर मुझे जल्द से जल्द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सफल होने के लिए क्या स्टेप लेने जरूरी है? हम भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। तो इसको ये शब्द से मतलब ये आप ये समझिए कि ये कोई बाधा नहीं है आपके लिए, मिडिल क्लास होना या फिर लोअर मिडिल क्लास होना। इवन गरीब झुग्गी झोंपड़ियों के लोग भी सेलेक्ट होते हैं। आपने तो कितनी सक्सेस स्टोरी देखी होंगी यूट्यूब पे, उनके वीडियो हैं। मेरे भी दोस्त हैं कई जो आईएएस, उनके रैंक आई है आईएएस आईपीएस में। तो ये आर्थिक चीजें हैं वो, मतलब आपको मोटिवेट करनी चाहिए उल्टा, कि मेरे को तो मतलब ये ऑब्स्टेकल है, बाधा है, मुझे इसको पार करना है। तो ये इस चीज को आप माइंड से निकाल दीजिए। बाकी ये है कि आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में आइए यहाँ पर, साल 2 साल एकदम आप 10-12 घंटे पढ़ेंगे और चीजें हैं सब भी संन्यास की तरह यूपीएससी आपको, मतलब यहाँ पे एक तरीके से इतना डेडिकेट होना पड़ता है कि फालतू चीजें हैं, ये सोशल मीडिया वगैरह है या फिर और दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, ये सब चीजें हैं, इनको साइड में रख के रूटीन फिक्स होना चाहिए भाई। 2-2 घंटे के ब्रेक के में ब्रेक लेते हुए पढ़ना है, 10 से 12 घंटा डेली। ये सब्जेक्ट इतने दिन में करना है, ये टॉपिक, ये जीएस के भी 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर में हर पेपर में एक या दो चीजें हैं, साइंस ट्रैक है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, जब इंडियन ज्योग्राफी, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उसको टुकड़ों में बांट करके और अपने रूटीन फिक्स करके, तो ये चीजें आप करें। और ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी तो मुझे तो इतना अच्छा लगता था, इवन मेरी रैंक, या आप कुछ लोग ये मतलब ये ना सोचे कि मैं आईआरएस हूँ और आईएएस में कुछ ज्यादा ये 10-20 नंबर का इनमें कहीं पे इंटरव्यू लेवल पे या फिर हाँ सर, रिटर्न में कहीं काफी फर्क रैंक हो अपने जाता है, चाहिए। बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आप ये इसको, बहुत सारे लोग, मैं पढ़ रहा था आपने जब डाला था कि ये देव प्रकाश मीना इस पे लाइव रहेंगे, तो किसी ने लिखा कि आईएएस को बुलाओ। तो मैं कहता हूँ मेरे कितने सारे जो दोस्त हैं जिनको मैंने गाइड किया वो आईएएस बन गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चीजें ग्रेस्प करनी चाहिए, कौन आपको बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है उससे। ये तो रैंक का सिस्टम है यूपीएससी का, आप जानते हैं कैसे लकीली किसी को क्या मिल जाता है, किसी को क्या मिल जाता है, फाइनल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आप मेहनत यस कीजिए, सर। इनसे मैं कहूंगा, ये झारखंड वाले भाई से, आप बिल्कुल मेहनत कीजिए और 1-2 साल का बिल्कुल डेडिकेशन लगा करके कीजिए। यूपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें और आप जीवन में सफल होंगे।
ओके सर, आई होप रोहित जी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि शर्मा फ्रॉम देहरादून। सर हाउ टू मैनेज जॉब वर्सेज प्रिपरेशन। सर जॉब करते हुए टाइम का इश्यू कैसे सॉर्ट आउट किया जाए सर? ये कभी बहुत आता है कि इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब में मैं खुद भी जॉब में था पहले। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट में, मैंने बताया ना, आरएसओ में सेलेक्ट हो गया था, तो मैंने भी जॉब करते हुए तैयारी की है। तो जब आपका डेडिकेशन हो और आपका लक्ष्य एकदम फिक्स हो कि मुझे तो करना ही है, तो फिर आप जॉब के टाइम भी आपको टाइम मिलता है, तो आप, आपका बैग है उसमें आप 2 किताबें रख लीजिए, जो आपने नोट्स बनाए उनको रख लीजिए, जब भी मौका मिले उनको रिवाइज कीजिए। फिर थोड़ा सा शाम को ऑफिस से घर आ करके थक गए, थोड़ा रेस्ट करके चाय वाय पी करके फिर टाइम निकालिए। तो आपको एडजस्ट आपको करना है, कंप्लेन आप किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सफल आपको होना है। तो ये कोई बहाना नहीं चलता इन चीजों में कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। क्योंकि अल्टीमेटली जो सक्सेस का जो स्वाद है आपको ही चखना है, तो उसके लिए कष्ट भी आपको उठाने होंगे, एडजस्ट आपको करना है। फिर ये चीजें हो आई जाता है। होप अंजलि वो शर्मा जी। ठान लेते हैं तो सब कुछ हो जाता है। जॉब के से साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो, जिनकी मजबूरी होती है जॉब करना, फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए। और थोड़ा ये भी रहता है कि यूपीएससी में थोड़ा अनिश्चितता रहती है, तो पहले फैमिली वाले भी कहते हैं कि पहले थोड़ा जॉब लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब उसको छोड़ नहीं सकते, छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है डिपेंड करता है बॉसेज के ऊपर। तो मेरे अंडर में भी मतलब कई सारे इंस्पेक्टर हैं, वो तैयारी करते थे, तो मैं तो बहुत कोऑपरेट करता था उनको, कई लोग सेलेक्ट भी हो गए उनमें। तो डिपेंड करता है, लेकिन आपको एडजस्ट करना है अपने बॉसेज के साथ में, ऑफिस के साथ में, खुद के साथ में। जैसे कि सर ने बताया कि सर खुद भी स्टेट पीसीएस आरएस के रूप में काम करते थे, तो इन्होंने भी तैयारी उस टाइम करी। और सर जॉइंट कमिश्नर अभी तो ये खुद भी बोल रहे हैं कि एसएससी में जो काफी लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, तो सर इन्हें कॉम्प्रोमाइज किया। थैंक यू सर फॉर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल बामनवास सवाई माधोपुर से। सर हाउ टू स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज सर मुझे अच्छा आंसर लिखना नहीं आता और राइटिंग स्पीड स्लो है सर, हाउ टू मेंटेन। हाँ, थोड़ा स्पीड तो बढ़ानी होगी, लेकिन अब क्या है ना, पैटर्न पे डिपेंड करता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन 50 वर्ड का है या फिर 100 वर्ड का है, 500 वर्ड का है। अब पहले पहले बहुत बड़े क्वेश्चन होते थे ऑप्शनल्स के, आप अगर आपको पता हो तो 600 वर्ड के भी क्वेश्चन होते थे। अब ये शायद वो नहीं है, अब तो इवन मेरे ख्याल से कॉपी में ही दिया रहता है स्पेस, उसमें ही आपको लिखना है, उतना ही लिख पाओगे, है ना। तो ये तो क्या है ना, आप उस जो सिलेबस में जो पूछा है, सॉरी, प्रश्न जो पूछा है, वो आपसे क्या मांग रहा है, आप टू द पॉइंट लिखिए, आप भूमिका मत बनाइए, मतलब ये बैकग्राउंड में तैयार कीजिए। तो आप डायरेक्ट उस पर आइए और उस जो आपने पढ़ा है उसको सिंपल आपकी भाषा में आप किस तरीके से वहां पर लिख पा रहे हो, ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये समीक्षा करवा रहा है कि आलोचना करवा रहा है या फिर फैक्चुअल नॉलेज उसके बारे में चाह रहा है। कुछ कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आप क्वेश्चन पूछिए तो उस हिसाब से। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता है। आप ये समझिए कि एग्जैक्ट। कितना भी कोई लिख दे उसमें और दूसरा कह सकता है कि हाँ इसमें ये हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे लिख लिख करके। आप अकेले में बैठिए, कुछ भी टॉपिक सोचिए जो आपने पढ़ा है उस पर लिखिए आप, और उसको छोटा कीजिए, संक्षिप्त कीजिए, अच्छे भाषा के शब्द हैं उनको उसमें डालिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके हो जाएगा आंसर राइटिंग। अपने दोस्तों को दिखाइए, उन दोस्तों को आप खुद देखिए ताकि आपस में कंपैरिजन कर सकें। और फिर कुछ लोग जो आपके साथ में है वो सेलेक्ट हो चुके या फिर वो मेंस दे चुके, उनसे आप टच में रहिए। अकेले में ही मतलब अपनी दुनिया खुद का मतलब वो मत करिए। एग्जैक्ट। अब तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह पे वो लोग ग्रुप्स बना के भी अपना शेयर करते हैं चीजों को। तो एक दो 10 20 2 4 लोगों का अपना क्लोज ग्रुप बना लीजिए, उसमें आप एक दूसरे को आंसर अपने दिखाइए। ओके सर। सर कमेंट के माध्यम से किसी एस्पिरेंट ने पूछा कि सर इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया जाए, या एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ी जाए या न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। हाँ यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत जरूरी है, कंपलसरी इंग्लिश है वो, क्वालिफाई करना जरूरी है। और इंटरव्यू में भी उसी में आपसे उसी में सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंटरव्यू जब देते हैं तो उस टाइम भी इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो सर इंग्लिश जो इम्प्रूवमेंट के लिए सर काफी क्वेश्चंस आए थे सर, तो प्लीज बताइए इसके बारे में, नहीं, हाउ वैसे टू इम्प्रूव। इंटरव्यू में नहीं आती है दिक्कत, क्योंकि इंटरव्यू में हिंदी माध्यम के जो लोग होते हैं उनको वहां पे वो दुभाषिया बैठा रहता है, ट्रांसलेटर। लेकिन ट्रांसलेटर तो वो ट्रांसलेटर है ना, आपकी बात वो ट्रांसलेट करेगा, फिर वो सुनेंगे, फिर उसके बाद वो करेगा, तो कम्युनिकेशन एक गैप बन जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप खुद कम से कम समझ तो सकें, फिर आप समझ जाओगे तो आप बोलो हिंदी में। और ऐसा नहीं है, इंडिया में जो सारे इंटरव्यू लेने वाले हैं वो फॉरेन से नहीं आए, वो हिंदी
बोल नहीं सकते वो अलग बात है, लेकिन समझते सब हैं। तो वो जब उनका हमारा मीडियम हिंदी है तो हिंदी में जवाब देना कोई कमजोरी नहीं है। ये हमारा तो ये तो प्लस पॉइंट है कि हम तो भाई हमारा मीडियम में दे रहे हैं ना, यूपीएससी ने हमको परमिशन दिया उसके लिए। तो आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल मत लाइए, बिल्कुल भी हीन भावना मत लाइए। और आप बाकी इंग्लिश जरूरी है, आपको इंग्लिश कंपलसरी पास करनी है आपको। इंग्लिश में मतलब और भी कई जगह काम आती है। तो उसके लिए एक दिन में तो सीखते नहीं है, आप जानते हैं चीजों को। बाकी अखबार पढ़िए, उसके अलावा अगर ये बुक्स आप पढ़ पाते हैं तो मुझे लगता है अखबार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स में तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम के नहीं है तो इंग्लिश बुक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आप अखबार पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह। तो करंट चीजें उसमें आप उनसे रिलेट कर पाओगे चीजों को। अपने कुछ आपको पता है कोई घटना हुई है, कुछ कोई भी एक्टिविटी है, तो वो इंग्लिश में आप उसको पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मीनिंग आप खुद भी निकाल पाओगे, अगर वो आपको क्लियर याद नहीं है तो। और फिर डिक्शनरी लेके बैठिए, रोज के दो चार मीनिंग आप याद कीजिए। धीरे धीरे करके साल 6 महीने में आपकी अच्छी इंग्लिश बन जाएगी। ओके सर, जैसा कि गाइस सर ने बताया कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है भाई, इंग्लिश मीडियम से अगर नहीं है तो एनसीईआरटी की नीड नहीं है। सर जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें मतलब जब ऑनलाइन कोचिंग से तो ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए मतलब पॉसिबल इतना नहीं हो पाता जितना ऑफलाइन, और ऑफलाइन में काफी सारा डिफरेंस आता है। तो सर अगर कोई सेल्फ स्टडी करके ही यूपीएससी क्रैक करना चाहे तो सर आपकी क्या रिकमेंडेशन है, इन कोचिंग नेसेसरी है या नहीं है, सेल्फ स्टडी से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होता है। कोचिंग तो हमने भी लिया तो मतलब उससे फायदा हुआ। वैसे तो थोड़ी चीजें ज्यादा पता चलती हैं, हम एक रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और इतना एक्सपोजर होता नहीं था। लेकिन अभी आज के जमाने में इतना एक्सपोजर है लोगों का, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे तो इंटरव्यू अवेलेबल हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कितने सारे वीडियोज हैं। तो अगर आप बिना कोचिंग के भी आप पढ़ना चाहें तो आपको कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी आपके लिए। आपको किताबें आप पढ़िए, और मैं तो कहता हूँ किताबें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ना, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखते हैं तो फिर उससे क्या है ना कि आपको वो लिखने में उतना हेल्प नहीं मिलेगी, आप समझ तो जाओगे चीजों को। बिल्कुल यूट्यूब वगैरह पे आप बिल्कुल। देखोगे, इनको देखोगे, तो आपको उसके लिए किताब तो पढ़नी पड़ेगी। और आपको नोट्स किताब में से बनेंगे आपके, जो भी आप याद रखने के लिए बनाओगे, सोर्ट करोगे चीजों को। तो इसमें सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो। कोचिंग कोई जरूर नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दिल्ली नहीं जा सकते, कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल तो गांव में भी नेट कनेक्टिविटी रहती है। तो बाकी कोई जरूर नहीं है, जी सर। बिल्कुल जरूर नहीं है। आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर संगम जलगांव फ्रॉम महाराष्ट्र। सर 2023 में एग्जाम देना है तो यूपीएससी कितना पुराना करंट अफेयर्स पूछती है? सर क्या अभी से 2030 के लिए 2003 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करें या उसी टाइम की करंट अफेयर्स को मेरे पढ़ा ख्याल जाए? से यूपीएससी यूपीएससी पिछले एक साल का करंट पूछती है। जो आपने ये नोटिफिकेशन निकलता है, मतलब आप ये समझ लो पिछली एग्जैक्टली प्रीलिम्स होती है, पिछली प्रीलिम्स के बाद से। तो उसमें मोटा मोटी घटनाएं हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, देश में बड़े कुछ स्कीम लॉन्च हुई हैं सोशल वेलफेयर के लिए, या फिर कुछ और फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कृषि के क्षेत्र में, मतलब जो भी आपका है सारा, उन सबको आप एक समराइज कर सकते हैं। तो पिछले एक साल मान के चलिए आप मैक्सिमम, पिछले जो प्रीलिम्स की डेट आई है उससे पिछले एक साल का मोटा मोटी मान के चलिए, उतना काफी है। ओके सर, आई होप सागर संगम जी को ये जवाब मिल पाया होगा कि करंट अफेयर से रिलेटेड कितना पुराना और नया नया पढ़ा जाए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है काजल चौधरी फ्रॉम जैसलमेर। सर अबाउट हाउ मेनी हावर्स शुड आई स्टडी टू क्लियर यूपीएससी इन 1.5 आवर? सर ये भी काफी ज्यादा रहता है कि कितना घंटे पढ़ते हो आप, स्टडी का कितना घंटा निकालते हो, तो सर क्वांटिटी और क्वालिटी में थोड़ा सा बताइए सर, यूपीएससी से देखो रिलेटेड। मतलब है ना, वैसे अब 18 घंटे बैठ जाओ, अगर आपकी क्वालिटी नहीं बन पा रही तो कोई मतलब नहीं है बैठने का। बाकी 10 घंटे में भी अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो ये, लेकिन फिर भी है कि टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना आप 1 घंटे में बैठ के आप 5 घंटे का पढ़ लोगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको हर 1 घंटे में आपको जो कंफर्टेबल हो ब्रेक लेकर के, रिफ्रेश होकर के, फिर से टॉपिक को जो आपका मेंटली आप प्रिपेयर हो उसको दोबारा बैठने के लिए कुर्सी पे पढ़ने के लिए, ऐसा करके मतलब 8 से 10 घंटा तो मतलब चाहिए। अब वो जो जॉब करते हैं लोग, उनको थोड़ा दिक्कत होती है, वो कम टाइम निकाल पाते हैं। बाकी जो एकदम फ्री है, ओनली यूपीएससी के लिए समर्पित हैं, वो तो ज्यादा पढ़ सकते हैं, 12 से 14 घंटा पढ़ सकते हैं। तो जो जितना चाहे पढ़े, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार।
कम है, ओके जितना सर। पढ़े उतना सर कम है। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, किसी एस्पिरेंट ने पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अतुल शर्मा फ्रॉम भोपाल। सर, योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड हाउ टू राइट वैल्यूएबल आंसर इन मेंस। सर, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिससे लास्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू इंटरव्यू से रिलेटेड। मेरा इतना अच्छा नहीं रहा इंटरव्यू, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली कहूंगा, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में नंबर नहीं मिले, नहीं तो मैं पहले चांस में सिलेक्ट हो अच्छे रैंक पे सेलेक्ट होता, सेलेक्ट तो हो गया था मैं, लेकिन अच्छे रैंक पे, क्योंकि थोड़ा मैं मतलब चीजें थी मेरे अंदर, एक रूरल बैकग्राउंड और हिंदी मीडियम और इन चीजों से लेकर मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, और मतलब उतना एक्सपोजर नहीं था मेरा, तो मुझे पहले इंटरव्यू में 300 में से 90 नंबर मिले थे। मैं फिर भी सिलेक्ट हुआ था क्योंकि मेरा रेटिंग बहुत अच्छा था। तो ये कि आपको ये डिपेंड करता है कैसी कंपनी मिलती है, आप कैसा आपका एक्सपोजर रहा ग्रेजुएशन टाइम पे, आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए आपका। तो ये आप डेवलप कीजिए अगर नहीं है तो। और आप मतलब देश विदेश की जो भी घटना है उन पर अपना मत व्यक्त करने की आपके अंदर एक होनी चाहिए क्षमता, जो भी आपका फैक्ट है आपके पास में उनको आप एलोबोरेट कर सको। बाकी जो वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर राइटिंग है, वो है कि आपके पास में मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछा जा रहा है उसको उसका मंतव्य जो स्पष्ट समझते हुए आप उसमें क्या मतलब ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं चीजों को, ताकि वो उस तक उसको समझ में आ जाए पूरा, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको। तो कुछ उसमें कोई ऐसा कुछ अलग से आपको नहीं करना, आपको बस सिंपल चीजों को रख देना है। कोई ये नहीं है कि दूसरे भी तो वही देख रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं ना, तो उससे क्या है, आप मतलब अलग दिखने के लिए कुछ आप अलग से कहीं खींच के लाओगे चीजों को जो उसमें रेलेवेंट ही नहीं है, तो आप जो इरेलेवेंट चीजें मत लिखिए, टू द पॉइंट रहिए। सर, कभी कभी लगता है कि जब जैसे मेंस लिखते हैं हम, तो जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछा गया, अब वही हमें लिखना है, लेकिन वो मैटर इतना ज्यादा याद होता है कि हम उसमें से कौन सा छांट के लिखे, सर वो भी काफी कंफ्यूजन वही क्रिएट वही करता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इरेलेवेंट हो जाता है वो, अप्रासंगिक हो जाता है हिंदी में कहें तो आपको जो पूछा जाए उसी को डायरेक्टली लिख दीजिए, उसको उसका बैकग्राउंड मत बनाइए, भूमिका मत बनाइए उसकी। और ये क्या है ना, क्वेश्चन में कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो उनसे डिपेंड करते हैं आंसर की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। ओके, हाँ जी तो सर। वो आप उसको आपको पकड़ना चाहिए हो कि इसका उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन तो एक ही टॉपिक के बारे में 10 क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, उसमें मतलब कुछ भी क्या पूछ रहा है, उसका तुलना करवा रहा है किसी से, उसकी आलोचना करवा रहा है, या फिर उसका वो क्या करवा रहा है, आपके मन आपके विचार जान रहा है, या फिर मतलब उसका नेगेटिव पक्ष जान रहा है कि इसके क्या नकारात्मक पहलू हैं। तो आप तो जो याद है उसको लिख दोगे, वो तो बात नहीं हुई ना। आपको जो पूछा जा रहा है वही लिखना है। बिल्कुल। हम्म। तो आई होप सभी एस्पिरेंट्स के डाउट्स के जो क्वेश्चंस के जो आंसर है सर ने अच्छे से दिए, काफी जेन्युइन आंसर दिए। तो सर, लास्ट में मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, आईएएस आईपीएस ये थोड़ा एक अलग तरीके के, और आईआरएस के बारे में थोड़ा सा, जब भी प्रिफरेंस भरवाई जाती है इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, तो सर प्रायोरिटीज उनको दी जाती है। तो आप आईआरएस में हैं, तो सर इसमें आप क्या, आप अपना, आपका 100% आप खुश हैं इससे, या सर आपकी और मंशा थी कि काश मैं और ऊपर जाता। तो सर इस आईआरएस फील्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया अपने आप को समाज के अंदर एक स्थापित करने का, कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी आईएएस को मानते हैं, आईपीएस को मानते हैं, तो सर आईआरएस में ऐसा कौन कौन सी चीजें देखो हैं ये सर? इसलिए इसको आईएएस एग्जाम भी कहते हैं, आईएएस एग्जाम पास कर लिया था, एग्जाम आईएएस की नहीं होती, लेकिन क्या आईएएस एक पॉपुलर वर्ड हो जी गया, और लोग ये समझते हैं आईएएस ही एग्जाम है, बाकी इसमें 20-22 सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस आईपीएस, उसके बाद में ग्रुप ई सर्विसेज, और फिर कुछ ग्रुप बी सर्विसेज भी हैं। तो नो डाउट इसमें आईएएस के लिए एग्जाम देते हैं, कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम देते हैं, माइंड में ये रहता है। हालांकि किसी की चॉइस आईपीएस भी होती है, फर्स्ट चॉइस, तो उसको रैंक फर्स्ट आने के बाद भी आईपीएस मिलता है, उसकी चॉइस है, तो वो डिपेंड करता है जी इंडिविजुअल चॉइस। तो अब मेरी चॉइस भी आईएएस थी, सेकंड आईपीएस, और थर्ड चॉइस आईआरएस थी। तो अब फर्स्ट सेकंड चॉइस नहीं मिली इसका तो रहता है, लेकिन अब क्या ये चीजें आपके सिलेक्शन तक है, आपको आपने एग्जाम दिया, आपके पास टाइम था, अटेम्प्ट था, तब तक आप मन में रखिए नहीं मुझे तो आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन अब वो चीजें ओवर हो गई, अब आपके पास में ऑप्शन नहीं बचा, तो आप जहां पे हैं वहीं अपना बेस्ट कीजिए, उसी में सेटिस्फाई रहिए। तो मतलब मैं आईआरएस में मतलब मेरी बेशक थर्ड चॉइस थी, लेकिन अब आ गया हूँ, तो अब इसी में मुझे बेस्ट करना है, मेरी पर्सनैलिटी के लिए भी, मेरे फैमिली के लिए भी, और जो अपना जो जिस सर्विस में आए हैं, जिस देश की सेवा के लिए, उसमें भी। तो आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन, हमको सेटिस्फेक्शन आईएएस में जाके भी नहीं मिलता है, अगर आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे चीजों से।
तो वो फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो आपको जो रोल मिला है उसको आप निभाइए, चाहे आईएएस में मिलो, चाहे आईपीएस में मिलो, चाहे आईआरएस में मिलो, या फिर ग्रुप बी सर्विसेज मिलो, या फिर और आप किसी भी सर्विस में, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इसको सुन रहे हैं, ये अलग अलग सर्विसेज में होंगे। और सब अपना बेस्ट कीजिए, जो आप कोशिश कीजिए, जब तक आपके पास मौके हैं आप अपना कीजिए कोशिश इंप्रूव करने का। अगर नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, चाहे उसके लिए आप जिम्मेदार थे कारण, या फिर भाई उसके लिए चीजें जिम्मेदार थी, लेकिन आप जहां पे हैं फिर उसको आपको बेस्ट करना है। यही आपको खुश रखने का तरीका है। आप खुद को सेटिस्फाई तभी रख पाओगे, नहीं तो फिर पॉजिटिविटी भी तो जरूरी है ना लाइफ में। तो मैं बिल्कुल खुश सर। हूँ सर्विस में। मुझे सोशल मीडिया पर आप मेरा प्रेजेंस देखते हैं, मैं कितना कंट्रीब्यूट करता हूँ सोसाइटी के लिए भी, मतलब सभी लोगों के लिए। मैं अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना आप देख रहे हैं, तो हम मेरे ट्विटर पे लगभग 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, 1,90,000। हम कितने लोगों को ये दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह के लिए हम लोगों से हेल्प मांगते हैं, करते हैं, लोगों को देखते हैं। तो आप एक उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। सर्विस के साथ साथ आप जो जिस पोजीशन पे आए उसका यूज करते हुए लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए, युवाओं को मोटिवेट कीजिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ में लाइव आज जुड़ा हूँ, ताकि देश के कितने सारे यूथ हैं उनसे मेरी बात उन तक पहुंचू, मैं उनको मोटिवेट करूँ। मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था मुझे भी जरूरत थी कोई मिलता मुझे जो बताता, तो इसलिए संडे का टाइम था और आप लोगों ने कहा, तो मैं मुझे अच्छा लगा आपसे जुड़ के। और यूथ से ही कहूंगा ये मौका है आप लोगों के पास अपने करियर बनाने का, सबसे फोकस इसी पे दीजिए, करियर पे। बाकी चीजें तो टेम्परेरी हैं, ये आपको बाद में रिग्रेट होगा इनका, नहीं तो आप टाइम को वेस्ट कर दोगे तो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे विदा लेने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे काफी सोशली एक्टिव रहते हो, तो सर इस एक्टिव रहने की वजह से या फिर और कोई दूसरी वजह से आपको एक आईआरएस के जॉइंट कमिश्नर के रूप में कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ा है क्या, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जो आपके काम में बाधक बना हो? एक्चुअली हम पॉलिटिकल चीजों से दूर रहते हैं, हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना। हम किसी नेता की बुराई और प्रशंसा उसके लिए वोट थोड़ी मांगते हैं। हम तो जो लोगों की समस्या है उनको, गवर्नमेंट सेटअप है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर लोगों की जो आवाज है उसको आवाज देते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, इसका ये होना चाहिए। लोगों की सरकार की नजर में हम लाते हैं चीजों को, तो हम तो हेल्प हेल्प करते हैं, एक तरीके से सिस्टम की हेल्प करते हैं। हम यस। कम्युनिकेशन गैप है उसको पूरा करते हैं। कोई हमको पता लगता है कहीं पे किसी के साथ में गलत हुआ है या उसको कुछ जरूरत है, तो उनको उनकी प्रॉब्लम को रेज करते हैं। तो सिविल सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ऑफिस के काम कीजिए, आप उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, संवैधानिक दायरा है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, उसमें आप ये चीजों को रखिए, उससे इंटरेक्शन कीजिए। और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको वायलेट करता हो। कंडक्ट रूल्स होते हैं भारत सरकार के जो सिविल सर्वेंट को फॉलो करने होते हैं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर का तो कोई सवाल ही नहीं है, हम तो पॉलिटिकल चीजों से दूर रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको सिविल सर्विस प्रिपरेशन के इस पूरे परिवार की तरफ से आगामी वर्षों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने हमारे एक बार कहने पर ही आप हम सबके बीच उपस्थित हुए। और आई होप कि सभी एस्पिरेंट्स को आपके द्वारा कही गई बातों का जरूर पूरा पूरा सही साबित होगी और उनको जरूर इस चीज का लाभ मिलेगा। और सर आगे भी आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा जब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। सिविल सर्विस प्रिपरेशन की इस फैमिली की तरफ से आपको मैं आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर।